नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं या फिर टीजीटी या पीडी से हो या फिर मित्रों क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए मित्रों इस क्लास में मित्रों हम कैप्चर किए हैं। यह एमसीक्यू विथ प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। मित्रों, यदि जिंदगी भर याद रहेगा यदि आप हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते हैं तब। मित्रों, प्रतिदिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को मित्रों प्रतिदिन जरूर ज्वाइन कीजिए। आज का पहला प्रश्न आपका है, कौन सा स्वर तीव्र भी होता है? म है, सा है और प है, सा है, म है। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों, फट से बताइए कि कौन सा स्वर तीव्र भी होता है। तो मित्रों 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। कमेंट्स में देखिए सभी प्रश्नों का आंसर आप दिया कीजिए। तो मित्रों म जो है मित्रों आपको तीव्र स्वर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। इचलंकर जी कर किसके गुरु थे? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और इस प्रश्न का आंसर आप मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए कि इचलंकर जी कर जी किसके गुरु थे। ए में आपका भारत खंडे साहब है, बी में सवाई गंधर्व है, सी में विनायक पटवर्धन है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इसी तरीका का प्रश्न मित्रों सबसे ज्यादा पूछने के चांस बनता है, अतः आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्योंकि ऑप्शन के अनुसार मित्रों कोई सही नहीं है, तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। अब मित्रों इसका कमेंट्स में आंसर कोई भी एक शिष्य का नाम बताइए जो इचलंकर जी जो है उनके गुरु थे। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? फट से बताइए, रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? ए में आपका 7 है, बी में 9 है, सी में 2 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। रूपक ताल में कुल जो है 7 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग का वादी संवादी नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग का वादी संवादी नहीं हो सकता है? ए में आपका म और स है, बी में ग और च है, सी में ग और नी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म राग का वादी संवादी नहीं हो सकता है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर डाला कीजिए, क्योंकि मित्रों हम प्रतिदिन नोट करते हैं कि कितने बच्चों का कौन से बच्चे का नाम के अनुसार मित्रों नोट करते हैं कि कितना आपका स्कोरिंग आ रहा है, उसी के अनुसार मित्रों हम लोग भी तैयारी कराते हैं। मध्य सा से तार तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? ए में आपका अवरोह है, बी में आपका पकड़ है, सी में आरोह है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मतलब ऊपर की ओर स्वर जो चढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? तो आरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और यदि स्वर यदि नीचे की ओर यदि उतरेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अवरोह बोलते हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों खेल कीजिएगा। निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं? ए में आपका तिलक कामोद, बी में भैरव है, सी में भैरवी है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तिलक कामोद मित्रों वक्र स्वर लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। परमेल परवेशक राग है, इनमें से कौन सा मित्रों राग है जिसको परमेल परवेशक राग के अंतर्गत रखा गया है? ए में आपका भैरव है, बी में काफी है, सी में जय जयवंती है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि परमेल परवेशक राग इनमें से कौन सा है। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जय जयवंती जो मित्रों परमेल परवेशक राग है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। धूमकेतु तक किस वाद्य का बोल है?
ए में आपका पखावज है, बी में मृदंग है, सी में घटम है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि धूमकेतु तक किस वाद्य का बोल है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा धूमकेतु तक मित्रों मृदंग का बोल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है। ए में आपका बाज का तार है, बी में जोड़ी का तार है, सी में चिंकारी का तार है और डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा। ई नंबर आंसर आपका सही है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में देखिए सभी प्रश्नों का आंसर दिया कीजिए और आपको बार बार बताते हैं, जैसे नोट करने के लिए एक बार पुनः समझिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर करके पूरा 52 तक आप लिख लीजिए। यहाँ देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, तो 52 क्वेश्चन अवेलेबल है। तो अब हम मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए एक ही है, 11 है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसको कर दीजिए। मान लीजिए 11 नंबर प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं कि अधिक तार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं। अधिक तार चढ़ाव के लिए, ठीक है, किस तार को किससे मिलाते हैं। ए में आपका डंडा से, बी में है मनका से, सी में मित्रों खूंटी से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मित्रों फट से बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों जैसे कि 11 नंबर प्रश्न का जो आपका आंसर है ध्यान दीजिए। जैसे 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको जैसे खूंटी है सही, सी आपका सही आंसर है। और मान लिया जाए कि 11 नंबर का भी कमेंट्स में सी लिख दिए, ठीक है। यदि सही हो गया तो आपको क्या कर देना है, सही पे टिक आउट कर दिया। कॉपी में आपको लिखना है, सही यदि आपका हो जाए तो सही कैसे टिक आउट कर लेना है। मान लीजिए कि 12 नंबर पर है, 12 नंबर का मान लिया जाए आंसर कि 12 नंबर के मान लीजिए हम यदि आंसर दिए सी, अब आप मान लिया जाए कि मार दिए डी, ठीक है। आप क्या आंसर मारे हैं, डी मारे हैं। यदि आपका गलती हो गया तो आपको गलती से कर देना है, मतलब सही हो जाए तो ऐसे आंसर लिख करके सही कर देना है। आपको पहले कमेंट, हमको आंसर बताने से पहले आपको कमेंट्स में आंसर डाल देना है। इस तरीका से आप लास्ट में आप हमको कमेंट्स करके फट से बताइए क्या वो सही, एक वो सही है, 2 गो सही है, 3 4 5 6 7 8 सही वाला फट से गिन लीजिए और गिन करके लास्ट में आप हमको कमेंट्स में बताइए कि टोटल 52 प्रश्न में कितना सही। मान लीजिए 40 सही हुआ तो 40 लिखकर भेज दीजिए, 50 सही हुआ तो 50 सही लिख करके भेज दीजिए। इस प्रकार हम समझ पाएंगे कि आपका तैयारी किस लेवल में चल रहा है। मित्रों और अगला प्रश्न आपका है कि 4 ताल में कितनी ताली होती है। ए में आपका 2 है, बी में 5 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 4 ताल में कितनी ताली होती है। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 4 ताल में 4 ताली होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किसका बना होता है। ए में आपका पीतल है, बी में लोहा है, सी में चांदी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि महिलाओं के तानपुरे का तार जो है प्रथम तार मित्रों किसका बना होता है। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लोहा का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। झपताल में कितनी खाली होती है। ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 1 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि झपताल में कितनी खाली होती है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा झपताल में कुल 1 खाली होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा गया है। ए में आपका शुद्धा है, बी में कर्णलांगी है, सी में आप भोगी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा गया है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्णलांगी बोला गया है। मित्रों जितने भी प्रश्न आपको हम लाए हैं सभी बीपीएससी टीआरई 3.0 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे। ए में आपका विष्णु दिगंबर साहब का, बी में पंडित नारायण देव का,
सी में मित्रों भारत खंडे से आपका, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि पंडित विनायक राव पटवर्धन साहब किनके शिष्य थे? तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर विष्णु दिगंबर साहब का ए पर आंसर मित्रों आपका सही है। इसी प्रकार सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट्स में देते हैं तो बहुत हमको आनंद महसूस होता है और जैसे लगता है कि हाँ लड़कों तैयारी कर रहे हैं। यदि सही होता है तो और ज्यादा खुशी महसूस होता है। आपका खुशी, आपका सही आंसर ही मेरा प्रथम पहचान है। अगला प्रश्न आपका है, राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा? ए में आपका लोचन साहब है, बी में सोमनाथ साहब है, सी में आपका पंडित श्रीनिवास साहब है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा? तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित श्रीनिवास साहब मित्रों लिखे हैं कि राग तत्व विबोध ग्रंथ की रचना किसने किया? तो श्रीनिवास साहब किए हैं। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? अब बताइए, प्रश्न का आंसर नहीं देते तो कितना दुख होगा। और प्रश्न का आंसर देना है, कमेंट्स में सही देना है। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी प्रश्न मित्रों TRE 3.0 में मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो मित्रों 7 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे कि दक्षिण संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? फट से मित्रों बताइए कि दक्षिणी संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? ए में आपका मेल है, बी में चार्ट नहीं थाट होगा, नहीं मिसप्रिंट टाइप हो जाता है, सी में आपका राग रागनी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों दक्षिणी संगीत में कौन सी वर्गीकरण प्रचलित है? तो मित्रों मेल, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों 20 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि औड़ो जाति का राग कौन सा है? ए में आपका भोपाली है, बी में खमाज है, सी में देश है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि औड़ो जाति का जो मित्रों राग इनमें से कौन सा है? तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भोपाली जो है मित्रों आपका औड़ो जाति का राग है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहे हैं जो कि जीवन में जब इस तथ्य को उतारते हैं तो 100% मित्रों आपको सफलता मिलेगा। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अर्थात मित्रों यदि अभी आप किसी भी काम में लगे हुए हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मित्रों पढ़ाई में इस कदर से मेहनत कीजिए, कितनों कष्ट क्यों नहीं झेलना पड़े, पढ़ना है तो पढ़ना है। सफलता पा लीजिएगा तो मित्रों ऑटोमेटिक सुखमय जीवन आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, वेंकटमुखी ने कौन से पद्धति की रचना की है? ए में आपका मेल है, बी में राग है, सी में स्वर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वेंकटमुखी ने कौन सी पद्धति की रचना की है? तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा मेल की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों आपको बताते चले कि वेंकटमुखी साहब ने कुल 72 मेलों के बारे में वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न आपका है, हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन से मुख्य 2 स्वर पद्धतियां हैं? ए में आपका भरत और विष्णु दिगंबर साहब, बी में है भरत खंडे और सारंगदेव साहब, सी में मित्रों भारत खंडे और भरत साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताएं हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन से मुख्य दो स्वर पद्धतियां प्रचलित हैं? तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भारत खंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी मानी है? ए में आपका 12 है, बी में 10 है, सी में 17 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारत खंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी मानी है? तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
भातखंडे साहब मित्रों कुल थाटों की संख्या 10 माने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों कमेंट्स में सभी प्रश्नों का आंसर लगातार देते रहिए। आश्रय राग कितने माने गए हैं? ए में आपका 14 है, बी में 17 है, सी में 10 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि आश्रय राग कितने माने गए हैं। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आश्रय राग मित्रों कुल 10 माने गए हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आप जरूर दीजिए। महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? ए में आपका षडज है, बी में गंधार है, सी में मध्यम है, डी में आपका धैवत है। मित्रों फट से बताइए कि महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर की स्थापित किया है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम श्रुति का मित्रों जैसे स्थापित किए हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था? ए में आपका गंधार है, बी में षडज कन्हड़ा होगा, षडज कन्हड़ा, और डी में तो आपका निषाद है, सॉरी सी में आपका निषाद है, डी में आपका धैवत है। मित्रों फट से बताइए कि 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था। तो मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा निषाद का। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था? भरत साहब के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था? ए में आपका काकली निषाद है, बी में अंतर्गंधार है, सी में गंधार है, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्गंधार मित्रों आपका सही है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर रिपीट कर करके आप मित्रों कमेंट्स में डाला कीजिए और थोड़ा सा वक्त हम देते हैं 2-4-5 सेकंड, उसमें आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, तभी आप कमेंट्स में आंसर डालिए। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते तो कुछ समय लेते हैं, ऑप्शन पढ़ते तो कुछ समय लगता है, उस परिस्थिति में आप कमेंट्स में उतना समय में आप कमेंट्स में आंसर डाल दिया कीजिए। प्राचीन समय में काकली निषाद की श्रुति पर स्थापित था। ए में आपका 10 है, बी में 22 है, सी में 4 है, डी में आपका 2 है। मित्रों फट से बताइए कि प्राचीन समय में काकली निषाद की श्रुति पर स्थापित था। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मित्रों 2 नंबर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि दूसरी श्रुति पर मित्रों काकली निषाद में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपका है गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति पर चढ़ जाता है तो वह वाक्य क्या कहलाता है? ए में आपका अंतर्गंधार है, बी में साधारण गंधार है, सी में चतुर्थ मध्यम है, डी मित्रों गंधार है। फट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अंतर्गंधार। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, यदि कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था की ओर अपेक्षा चढ़ गया हो परंतु अगले स्वर तक न पहुंचा हो, ऐसी अवस्था को मित्रों क्या कहते हैं? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ए में आपका शुद्ध है, बी में अंतर है, सी में साधारण है, डी में आपका काकली है। मित्रों फट से बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इसी अवस्था को हम लोग अंतर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? ए में आपका 9 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में आपका 8 है। मित्रों फट से बताइए कि महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल मित्रों 7 शुद्ध स्वर माने हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि महर्षि भरत ने कितने विकृति स्वर माने हैं? ए में आपका 2 है, बी में 5 है, सी में 0 है, डी में मित्रों आपका 3 है। अधिकांशतः संगीतज्ञ जो है विकृति स्वर से भी माने हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आंसर क्या है। मित्रों महर्षि भरत ने कितने विकृति स्वर माने हैं? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, महर्षि भरत साहब ने मित्रों कुल 5 विकृति स्वर माने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, महर्षि भरत ने विकृति स्वरों के क्या नाम थे? महर्षि भरत के विकृति स्वरों के मित्रों क्या नाम थे? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसे मित्रों एक आपको विकृति स्वर छूटा हुआ है जो मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर देना है। इसमें 4 ही विकृति स्वर आपको माना गया है। तो मित्रों फट से बताइए
कि महर्षि भरत ने कुल कितने विकृति स्वरों की संख्या माने हैं, सॉरी कौन कौन है। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। कोमल है, धैवत है, कोमल और ऋषभ है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्वर शब्द की व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। स्वर शब्द की व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। ए में आपका विदेशी है, बी में नाट्यशास्त्र, सी में नारदीय शिक्षा है, डी मित्रों संगीत रत्नाकर है। मित्रों फट से बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब नारदीय शिक्षा आपका सही आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा और कमेंट से मित्रों लगातार जो ऐसे आंसर देते रहिए। मित्रों और 35 नंबर प्रश्न मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। श्रीनिवास ने कितने विकृति स्वर माने हैं। तो मित्रों श्रीनिवास साहब भी जो है मित्रों सेमी विकृति स्वर माने हैं, मतलब 0, 4, 3, 5, मतलब विकृति स्वर कितने माने, 5 माने हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है। ए में आपका मुकाम है, बी में हंगाम है, सी में स्वर बारक है, डी मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि ईरानी संगीत में मित्रों जो है स्वर को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। कुल कितने मुकाम माने गए हैं। मित्रों फट से बताइए कि कुल कितने मुकाम माने गए हैं। ए में आपका 22 है, बी में 7 है और सी में आपका 12 है, डी मित्रों आपका 20 है। मित्रों फट से बताइए कि कुल कितने मुकाम माने गए हैं। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल मित्रों 22 मुकाम माने गए। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई। ए में आपका होवल साहब, बी में लोचन साहब, सी में वेंकटमुखी साहब और डी में आपका भरत साहब। मित्रों फट से बताइए कि वीणा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेंकटमुखी साहब। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था। ए में आपका आर्चिक है, बी में गाथिक है, सी में अलापक है, डी मित्रों आलपन है। मित्रों फट से बताइए कि प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये पल, मतलब आर्चिक कहलाता है। इस प्रकार मित्रों 40 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा और सभी प्रश्नों का मित्रों आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए। प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते हैं। प्राचीन समय में या प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते हैं। ए में आपका आर्चिक है, बी में एक स्वरी है, सी में सामिक है, डी में आपका गाथा है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक स्वरी आंसर आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे। 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे। ए में आपका त्रिश्रुतिक है, बी में गाथिक है, सी में त्रिस्तर है, डी में तो सामिक है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामिक आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया है। मित्रों फट से बताइए कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से मित्रों माना गया है। ए में सफेद है, बी में हरा है, सी में लाल है, डी में आपका पीला है। मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला आंसर मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित था। ए में आपका गंधार है, बी में धैवत है, सी में पंचम है, डी में आपका ऋषभ है। मित्रों फट से बताइए कि सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित था। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंचम से, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा
किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ जोड़ा गया है। मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ जोड़ा गया है। ए में आपका हाथी है, बी में मेढक है, सी में मोर है, डी में आपका चातक है। मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हाथी जो है मित्रों, हाथी, ठीक है, उसको मित्रों जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा निषाद स्वर के साथ मित्रों जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है। ए में आपका वितस्य है, बी में हास्य है, सी में वीर है, डी में आपका रौद्र है। मित्रों फट से बताइए कि धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है। तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, विभत्स से मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा था। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यम काल में किस नाम से जाना जाने लगा था। ये में आपका पंचम है, सी में षडज है, सॉरी बी में षडज है, सी में ऋषभ है, डी में मित्रों आपका गंधार है। मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब पंचम मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भरत काल में षडज का स्थान मध्य काल में किस स्वर से ले लिया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भरत काल के षडज का स्थान मध्य काल में किस स्वर ने ले लिया है। ए में आपका मध्यम है, बी में पंचम है, सी में धैवत है, डी में आपका गंधार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 47 में प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 47 में प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंचम, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है। फट से बताइए कि प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है। ए में आपका मध्यम है, बी में शुद्ध गंधार है, सी में कोमल गंधार है, डी में आपका तीव्र गंधार है। मित्रों फट से बताइए 48 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 48 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध गंधार मित्रों आपका आंसर सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है। ए में आपका शुद्ध मध्यम है, बी में शुद्ध ऋषभ है, सी में शुद्ध गंधार है, डी में आपका मित्रों कोमल गंधार है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए ताकि मित्रों आपका रिजल्ट एक अच्छे ढंग से आ सके और आप सफलता की ओर मित्रों चल बढ़े। तो अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है। तो मित्रों शुद्ध गंधार बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है। फट से मित्रों बताइए कि आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है। ए में आपका षडज है, बी में पंचम है, सी में मध्यम है, डी में आपका गंधार है। मित्रों फट से बताइए कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्यम, मतलब सी आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों जैसे कि स्टार्टिंग में हम बतलाए थे कि पुनः एक बार बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लीजिए। यदि पहला का मान लीजिए कि सी आंसर है, सी यदि आप कमेंट्स में आंसर डाले हैं अब इसे सही कर लीजिए। मतलब दूसरा का ई आंसर हम दिए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आंसर आप बी मार दिए हैं तो आपका गलत है, तो इसको आप गलत कर लीजिए। और लास्ट में तो जितना भी सही आपका हुआ है सही गिन करके कमेंट से बताइए कि 40 आंसर सही मेरा हुआ, 50 आंसर सही हुआ, मतलब जितना भी आपका सही हुआ उसको मित्रों कमेंट्स में आपको डाल देना है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों आप जितना हो सके जितना जल्द से जल्द मित्रों संपूर्ण पैकेज आप परचेज कर लें, ताकि मित्रों बीपीएससी 4.0 मित्रों आपको 100% निकल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।